सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं प्रगतिवाद से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। देखिए, प्रगतिवाद से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों के हम 3 क्लासें अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा 4th और अंतिम वीडियो होगा। प्रगतिवाद से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हैं इसमें वो कंप्लीट मैं करवा चुकी होंगी इस वीडियो के अंत तक। ठीक है, देखिए, आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन करवा के ही रह जाती हूँ। आप इस बात के ऊपर भी गौर करेंगे कि ये 20-25 या 15-20 क्वेश्चन नहीं होते हैं। इनके साथ मैं आपको कम से कम एक क्वेश्चन के पीछे 5 या 6 क्वेश्चन करवा रही हूँ, तो 20 को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 5 से, आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। चाहे वो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए होंगे, लेकिन मैं आपको हर क्वेश्चन को उसी तरीके से करवा रही हूँ, आपको याद हुए होंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और आप स्वयं, आपकी आत्मा अंतर से आवाज़ देगी कि मुझे कुछ याद हो रहा है। मेरा पढ़ने का तरीका और मेरे खुद के पढ़ने का तरीका और पढ़ाने का तरीका यही है, क्योंकि जितनी बार भी मुझे रचनाएं आती हैं मैं उतनी बार रचनाएं भी लिखती हूँ। जितने बार कवि आते हैं तो उनके कवि के सामने मैं कवियों का जन्म भी लिखती हूँ। ठीक है, देखिए, बुक को आप संभाल के नहीं रखेंगे, उस बुक को आप इस तरीके से पढ़िए कि आप बुक के माध्यम से ये अगला कोई देखे तो ऐसे हो कि बुक मैंने पढ़ी है। पेज पलटने से पढ़ाई नहीं होती है। उस एक क्वेश्चन के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो आप सब लिख डालिए उस बुक में। पढ़ने और पढ़ाने दोनों का तरीका आपको चेंज करना होगा और उसी से आप पढ़ाई में अव्वल आएंगे। ठीक है, चलिए, आज बिना, वैसे तो मैंने आपका टाइम ले लिया 1-2 मिनट, उसके लिए सॉरी। चलिए, क्वेश्चन को, श्रृंखला को शुरू करते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? देखिए, जो प्रगतिशील लेखक संघ बनाया गया था वो किस स्तर की संस्था थी? राष्ट्रीय थी, अंतर्राष्ट्रीय थी, राज्य स्तरीय थी और हिंदी भाषी प्रांतीय थी, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी। ठीक है, कैसी संस्था थी? अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी। प्रगतिशील लेखक संघ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जिसकी स्थापना 1935 में सज्जाद जहीर ने लंदन में की थी। यहाँ पे नहीं की थी, कहाँ पे की थी? भारत में नहीं करके लंदन में की थी। भारत में 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लखनऊ में की थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। मुंशी से मैंने आपको याद करवाया था 80, और 1880 में जन्म किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का। मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना किस कवि की है? देखिए, मैं नहीं आएगा, उस जनपद का कवि हूँ, ये काव्य रचना है। और ये काव्य रचना किसकी है? ये काव्य रचना त्रिलोचन साहब की है। याद रखेंगे, इसमें आए हैं 4 कवि। चारों के जन्मकाल मैं आपको पहले बता देती हूँ। नागार्जुन 1911 हैं, केदारनाथ अग्रवाल भी 1911, उसके बाद में अज्ञे और शमशेर बहादुर सिंह 1911। रांगे राघव पिछले वीडियो में भी आया था 1923, अभी मैंने बता दिया आपको 1923। त्रिलोचन से मैंने आपको याद करवाया था त्रि और अक्त मुक्तिबोध, दोनों का जन्म 1917 आएगा। मैं उस जनपद का कवि हूँ, इसमें मैं नहीं आएगा, उस जनपद का कवि हूँ। काव्य रचना में रचनाकार त्रिलोचन साहब हैं। धरती 1945 है इनकी। ताप के ताए हुए दिन 1980 है। अन्य रचनाएं इनकी हैं। ठीक है, नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं युगधारा 1953, सतरंगे पंखों वाली 1959, भस्मांकुर 1971, तुमने कहा था 1980, प्यासी पथराई आंखें 1962। ठीक है, इसके बाद में आते हैं केदारनाथ अग्रवाल। इनकी रचना है अपूर्वा 1984, युग की गंगा और नींद के बादल 1947 और आग का आईना 1980। दी गई काव्य रचना में मैं उस जनपद का कवि हूँ में रचना का नाम गलत है, रचना का सही नाम है उस जनपद का कवि हूँ मैं। ठीक है, त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? वासुदेव सिंह त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम था, और मैथिली और संस्कृत में ये यात्री उपनाम से रचनाएं करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, त्रिलोचन का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह था, इनका उपनाम त्रिलोचन था। मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कहा है। क्या कहा है? अवध का किसान कवि कहा है। इनके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है धरती 1945, गुलाब और बुलबुल। क्या दिया? धरती 1945, गुलाब और बुलबुल 1956, दिगंत 1957, ताप के ताए हुए दिन 1980, शब्द भी इनकी 1980। मैं यहाँ पे दोबारा आ गया। उस जनपद का कवि हूँ 1981, अरघान 1984, तुम्हें सौंपता हूँ 1985, फूल नाम है
एक ये 1985, अनकहनी भी कुछ कहनी भी है, क्या है, इसका रचनाकाल मुझे नहीं मिला है। अगले क्वेश्चन है आपके, देखिए इनमें से कौन सी नागार्जुन के द्वारा रचित नहीं है। पाषाणी रविंद्र के प्रति, चंदना और कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद इनका नहीं है। कला और बूढ़ा चांद 1959 की रचना है और किसकी है, पंत जी की रचना है। कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। कला और बूढ़ा चांद नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित काव्य है। इस कृति का सुमित्रा नंदन पंत को 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जबकि बादल को गिरते देखा है पाषाणी, सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, पांच पूत भारत माता के, रविंद्र के प्रति, कालिदास हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद आदि नागार्जुन के रचित काव्य हैं। ठीक है, इनके रचनाकाल मुझे नहीं मिले हैं। कबीर के उपरांत हर विध्वंस क्या है, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जनविरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन थे। देखिए, कबीर के उपरांत, कबीर के बाद में हर विध्वंसकारी और जनविरोधी जो शक्ति हैं उनको सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले कौन थे, तो नागार्जुन थे। इसलिए नागार्जुन को आधुनिक युग का कबीर कहा जाता है। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जनविरोधी शक्ति पर सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार नागार्जुन है। नागार्जुन का जन्म 1911। नागार्जुन का वास्तविक नाम वेदनाथ मिश्र है। ये शुरुआती दिनों में यात्री उपनाम से रचनाएं लिखते थे। नागार्जुन एक कवि होने के साथ साथ उपन्यासकार और मैथिल के श्रेष्ठ कवियों में जाने जाते हैं। ये वामपंथी विचारधारा के एक महान कवि थे। इन्होंने प्रकृति और भारतीय किसानों के जीवन को, उनकी विभिन्न समस्याओं को, शोषण की अटूट परंपरा और भारतीय जनता के संघर्ष शक्ति में अत्यंत सशक्त ढंग से इस्तेमाल किया है। नागार्जुन वास्तव में भारतीय वर्ग संघर्ष के कवि हैं। ठीक है, इसमें आए थे कवि, उनके जन्म बता देती हूँ आपको। निराला 1897 है, नागार्जुन 1911 हैं, दिनकर 1908 हैं और हरिओद जी 1962 हैं। ठीक है, देखिए, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्य धारा के आधार है, किसका है, तो ये प्रगतिवाद का आधार है। किसका है, प्रगतिवाद का। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद काव्य धारा का आधार क्या है, प्रगतिवाद। प्रगतिवादी काव्य में सबसे प्रमुख विशेषता है कौन सी, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद की। इसके अनुसार किसान और मजदूर एक होकर अपने ऊपर होने वाले सामंतों और पूंजीपतियों के अत्याचार को विरोध करेंगे। क्या करेंगे, किसान और मजदूर हैं जो अपने ऊपर होने वाले जो सामंतों और पूंजीपतियों के जो अत्याचार हैं उनका विरोध करेंगे। किसमें, प्रगतिवाद के अंतर्गत। प्रगतिवादी काव्य धारा में शोषितों की दीनता का चित्रण, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, क्रांति की भावना और द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद आदि का दर्शन मिलता है। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है, अमान्य पूछा है, यथार्थवाद है, रूपवाद है, पदार्थवाद है, समाजवाद। तो प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है, तो रूपवाद इसमें अमान्य है। कौन सा है, रूपवाद इसमें अमान्य है, जबकि मान्य कौन से, यथार्थवाद, पदार्थवाद और समाजवाद। देखते हैं क्वेश्चन की व्याख्या। प्रगतिवाद के अंतर्गत रूपवाद विचार अमान्य है। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है तथा यथार्थवाद या पदार्थवाद है, साहित्य के क्षेत्र में उसे ही क्या कहते हैं, प्रगतिवाद कहते हैं। देखिए, राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद और साम्यवाद है या यथार्थवाद या पदार्थवाद है, उसे ही साहित्य के क्षेत्र में क्या कहते हैं, प्रगतिवाद कहते हैं। प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन की प्रतिष्ठा हुई है। इस युग के कवि जीवन के यथार्थ धरातल पर अवतीर्ण कर समाज के यथार्थ जीवन को देखता है और उसी को अभिव्यक्त करता है। प्रगतिवादी कवि आत्मा, परमात्मा, सृष्टि एवं जन्मांतर में विश्वास नहीं करता। वह प्रारंभ से ही अंधविश्वासों, रूढ़ियों और परंपराओं का विरोध करता चला आता है। अगला क्वेश्चन है, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर, पाई खुशबू रंगो आप। काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है। क्वेश्चन है, अबे सुन ओ गुलाब, भूल मत गर, पाई खुशबू रंगों में आप। काव्य पंक्तियाँ किससे संबंधित हैं, तो ये प्रगतिवादी कविता से संबंधित हैं। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत, पाई
खुशबू रंगों में आप काव्य पंक्तियों का संबंध। कुकुरमुत्ता जो 1942 की रचना है किसकी है? निराला जी की प्रगतिवादी कविता से ली गई है। कुकुरमुत्ता निराला की प्रसिद्ध कविता। देखिए निराला खुद किस धारा से संबंधित हैं? तो छायावादी धारा से संबंधित हैं, लेकिन जो इनकी रचना है कुकुरमुत्ता ये प्रगतिवादी कविता से संबंधित है, जिनमें कवि ने पूंजीवादी सभ्यता का करारा व्यंग्य किया है। पूंजीवादी सभ्यता का क्या किया? करारा व्यंग्य। प्रगतिवादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल और हरिवंश राय बच्चन। पूछा जा रहा है आपसे जो प्रगतिवादी कवि हैं वो कौन से हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल हैं, मुक्तिबोध जी हैं ये तार सप्तक से संबंधित हैं, हरिवंश राय बच्चन हालावाद से संबंधित हैं, जयशंकर प्रसाद छायावाद से संबंधित हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 है, मुक्तिबोध का 1917, केदारनाथ 1911, हरिवंश राय 1907। ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि हैं। इनके द्वारा रचित कृतियाँ युग की गंगा 1947, नींद के बादल 1947, फूल नहीं रंग बोलते 1965, आग का आईना 1970, अपूर्वा इनकी 1984 है और अपूर्वा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। प्रगतिवादी के प्रमुख कवि नहीं है पूछा आपसे। नागार्जुन हैं, दिनकर हैं, मुक्तिबोध हैं, अज्ञ नहीं है क्योंकि अज्ञ किससे संबंधित है? तार सप्तक से संबंधित है। तार सप्तक किससे संबंधित है? प्रयोगवाद से संबंधित है। ठीक है। अज्ञ प्रमुखतः प्रयोगवाद और नई कविता के कवि हैं, न कि प्रगतिवाद के। प्रगतिवाद के कवि नहीं हैं अज्ञ साहब। अज्ञ जी का जन्म 1911 है, नागार्जुन का 1911, दिनकर 1908, मुक्तिबोध 1917। नागार्जुन, दिनकर और मुक्तिबोध प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। युग धारा के रचयिता कौन है? तो युग धारा के रचयिता कौन है? नागार्जुन साहब हैं। और युग की गंगा किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल। सुमित्रा नंदन पंत 1900 जन्म है इनका, महादेवी वर्मा 1907 है, केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन साहब ये इनका जन्म 1911 है। युगधारा 1953, सतरंगे पंखों वाली 1959, प्यासी पथराई आंखें 1962, भस्मांकुर 1971, तालाब की मछलियाँ 1975, तुमने कहा था 1980, खिचड़ी विकल्प देखा मैंने हमने 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981, पुरानी जूतियों का कोरस 1983 आदि नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। नागार्जुन की जो भस्मांकुर है ये 1971 का एक खंड काव्य है जो कि किसमें है? 12वें छंद में लिखा गया है। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? देखिए एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ ये किसकी काव्य पंक्तियाँ? तो केदारनाथ अग्रवाल की काव्य पंक्तियाँ हैं। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911, रामदरस मिश्र का जन्म 1924 और रामकुमार वर्मा 1905, शिव मंगल सिंह सुमन 1916। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, आज नदी बिल्कुल उदास थी, इसकी काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? एक हथौड़ा वाला घर में उदास और हुआ ये किससे संबंधित हैं? ये आज नदी जो बिल्कुल उदास थी वो कविता है, उसकी पंक्तियाँ हैं ये। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ इस प्रकार से हैं। युग की गंगा और नींद के बादल 1947, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 की इनकी रचना है। आगे है, इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी कवि नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन और शिवमंगल सिंह सुमन। तो पूछा आपसे प्रगतिवादी कवि कौन नहीं है? तो भवानी प्रसाद मिश्र नहीं है क्योंकि ये प्रयोगवाद से संबंधित हैं या तार सप्तक के कवि हैं। केदारनाथ भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म है 1913, केदारनाथ का 11, त्रिलोचन का 17 और शिवमंगल सुमन का 1916 जन्म है। अगले क्वेश्चन है केदारनाथ, देखिए यहाँ पे भी जन्म काल दिया है। केदारनाथ अग्रवाल 1911, मृत्यु 2000, वासुदेव त्रिलोचन 1917, शिवमंगल सिंह सुमन 1915, कहीं कहीं पे 1916 भी मिलता है। ठीक है, जो मेरे पास एक सरस कवि माला है उसमें 1916 दिया हुआ है, आप याद रखेंगे 1915 और 16 दोनों आएंगे। ठीक है, इनमें से एक ही आएगा, दोनों तो साथ आएंगे नहीं। आदि सभी प्रगतिवादी कवि, जबकि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 में हुए थे, ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं न कि प्रगतिवादी कवि हैं। हरिजन गाथा किसकी रचना है? धूमिल की है, नागार्जुन के लीलाधर जगुड़ी, आलोक धनवा। तो हरिजन गाथा है ये किसकी रचना है? हरिजन गाथा नागार्जुन की रचना है। ठीक है, यहाँ पे धूमिल आए हैं, इनका जन्म है 1936, लीलाधर जगुड़ी का जन्म है 1940, आलोक धनवा का है 1948। ठीक है, 1948, नागार्जुन का 1911। हरिजन गाथा नागार्जुन की रचना है, इसका रचनाकाल नहीं मिला है, प्रकाशन वर्ष
ईश्वर की अध्यक्षता लीलाधर जगुड़ी की है, इसका भी प्रकाशन वर्ष नहीं मिला। दुनिया रोज बनती है 1998 है और आलोक धनवा का है। मोचीराम का रचना काल नहीं है, सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों को सही क्रम बताइए। आ गया क्वेश्चन आपका। देखिए, नागार्जुन है 1911, त्रिलोचन साहब हैं 17, भवानी प्रसाद मिश्र हैं 13, नरेश मेहता हैं 22। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आएंगे? भवानी प्रसाद मिश्र, नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन, नरेश मेहता। नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन, नरेश मेहता, ये सी ऑप्शन में है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। देखिए, नागार्जुन 1911, भवानी प्रसाद मिश्र 1913, त्रिलोचन 1917, नरेश मेहता 1922। रचना काल को आप याद रखेंगे क्योंकि कम से कम यूजीसी नेट में तो 2 या 3 क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाते। अगला है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? कब हुई थी? सन 1935 में। किसके प्रयत्न से हुई थी? तो मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर के प्रयत्न से हुई थी। 1936 में जब लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ तो वहाँ पे अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद मुंशी। 1935 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में E.M. फोस्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इसी तर्ज के ऊपर भारत के थे कौन? डॉक्टर मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर ने ब्रिटिश की राजधानी लंदन में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि क्या है? प्रगतिवादी काव्य है, उसकी सृष्टि क्या है? वर्ग चेतना प्रधान है वो। देखिए, प्रगतिवाद काव्य की सृष्टि क्या है? तो वर्ग चेतना प्रधान है, क्योंकि कहीं पे कृषक वर्ग, कहीं पे मजदूर वर्ग, कहीं पे शोषित वर्ग, कहीं पे शोषक वर्ग, सभी के बारे में इसमें अच्छी तरह से समझाया गया है, बताया गया है, लिखा गया है। ठीक है, प्रगतिवाद काव्य सृष्टि वर्ग चेतना प्रधान है, जबकि प्रयोगवाद है वो व्यक्ति यथार्थ प्रधान। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? युग की गंगा, नींद के बादल, आग का झरना, युगधारा। तो युगधारा इनकी नहीं है। युगधारा आप सभी को पता है किसकी है? नागार्जुन की है, 1953 की। ठीक है, युग के बादल युग की गंगा और नींद के बादल ये 1947 की रचना है। किसकी? केदारनाथ अग्रवाल की। और आग का झरना तो इनकी रचना नहीं थी। इनकी रचना तो आग का आईना थी, और कब की थी? 70 की थी। चलिए देखते हैं व्याख्या। युगधारा केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है, बल्कि ये नागार्जुन की है। और कब की है? सन 1953 की। नागार्जुन की अन्य काव्य कृतियाँ हैं सिंदूर तिलकत भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, बादल को घिरते देखा है आदि हैं। से सभी युग की गंगा, नींद के बादल दोनों 1947 की रचना है। वह आग का आईना 1970 केदारनाथ अग्रवाल की काव्य कृतियाँ हैं। उपयुक्त विकल्प में आग का झरना अशुद्ध है। देखिए, आग का झरना नहीं आएगी, आग का आईना आएगी। केदारनाथ अग्रवाल की रचना है आग का आईना, और कब की है? सन 1970 की है। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है तो वो क्या है? प्रगतिवाद। ठीक है, मार्क्सवादी चेतना कहाँ पे मिलती है? प्रगतिवाद में। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति प्रगतिवाद काव्य धारा के रूप में देखने को मिलती है। प्रगतिवादी काव्य में मूल चेतना कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से संबंधित है। ठीक है, मार्क्स की भौतिकवाद विचारधारा का प्रभाव हिंदी के उन साहित्यकारों पर पड़ा जो सामाजिक यथार्थ और शोषण के विरुद्ध विचारों में साहित्य में अभिव्यक्त करने के पक्षपाती थे। सन 1935 में E.M. फोस्टर के सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ था। सन 1936 में सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद ने के प्रयत्नों में भारतवर्ष में इस संस्था की शाखा खुली तथा प्रेमचंद की अध्यक्षता में इसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल 1911, रामविलास शर्मा 1912, नागार्जुन 1911, रांगे राघव 1923, त्रिलोचन 1917, शिवमंगल सिंह सुमन 1915 आदि हिंदी के प्रगतिवादी कवि हुए हैं। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? तो नागार्जुन हम पढ़ चुके हैं, प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। नागार्जुन केदारनाथ अग्रवाल दोबारा से आ गया है, इनका जन्म काल भी बता देते हैं हम आपको। नागार्जुन 1911, केदारनाथ अग्रवाल 1911, रांगे राघव 1923, शिवमंगल सिंह सुमन 1915, त्रिलोचन 1917 आदि प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। ये मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से कविताएं लिखते थे।
पाषाणी बादल को घिरते देखा है, चंदना रविंद्र के प्रति, सिंदूर तिलकत भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान आदि नागार्जुन की कविताएं हैं। बाबा के नाम से चर्चित नागार्जुन ने युगधारा, क्या है युगधारा 1953, सतरंगे पंखों वाली 1959, तालाब की मछलियां 1975 आदि कविताओं की रचना की है। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति है? देखिए, शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है? तो ये प्रगतिवादी कविता की रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव प्रगतिवादी युग की मुख्य प्रवृत्ति रही है। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। ठीक है, निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। प्रवृत्तियां भी पढ़ चुके हैं हम इन क्वेश्चनों के माध्यम से। धर्म, ईश्वर व व्यक्तिवाद में आस्था, यही नहीं आएगा। ठीक है, धर्म, ईश्वर और व्यक्तिवाद में आस्था इसमें नहीं आएगा, जबकि सामाजिकता का आग्रह आएगा। शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति और शोषक वर्ग के प्रति घृणा, बिल्कुल ठीक है। जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की भावना, बिल्कुल ठीक है। लेकिन नहीं आएगा तो कौन नहीं आएगा? धर्म, ईश्वर और व्यक्तिवाद के प्रति आस्था इसमें नहीं आएगी। धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था हिंदी साहित्य की प्रगतिवाद की प्रवृत्तियों में नहीं आती है। प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां निम्नवत है। सामाजिकता का आग्रह भी है, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति और शोषक वर्ग के प्रति घृणा है, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना है, पूंजीवादी व्यवस्था और प्रवृत्ति का विरोध है, सामाजिक चेतना और भावबोध का लक्ष्य है। अगला है, निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? पूछा जा रहा है आपसे कि आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? तो आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? दिनकर साहब को कहा जाता है। दिनकर साहब का जन्म 1908 है, निराला 1897, प्रसाद 1889 और पंत जी 1900। देखिए, निराला, प्रसाद, पंत ये छायावाद से संबंधित कवि हैं। दिनकर 1908 से संबंधित हैं, जो कि आग और राग के कवि कहे जाते हैं। आग और राग के कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। दिनकर की रचनाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, सामधेनी 1947, रश्मिरथी 1952, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 और हारे के हरिनाम। निराला की प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका 1923, प्रथम संस्करण था इनका 1923, जबकि अनामिका का द्वितीय संस्करण 1938 में प्रकाशित हुआ था। परिमल है 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942 और नए पत्ते 1946। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, देखिए, उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909। उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य 1909 की रचना है। कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1913, चित्राधार 1918, झरना 1918, कामायनी 1935। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, पल्लव 1928। सुमित्रा नंदन पंत की जो पल्लव रचना है इसे छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। गुंजन 1932, स्वर्ण किरण स्वर्ण धूलि 1947 और स्वर्ण किरण स्वर्ण धूलि पर अरविंद दर्शन का प्रभाव है। कला और बूढ़ा चांद 1959, लोकायतन 1964, चिदम्बरा 1959। देखिए, कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। लोकायतन 1964 की रचना है, इसके लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। और चिदम्बरा 1959 की रचना है, चिदम्बरा के लिए इन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? प्रगतिवाद का जो दार्शनिक आधार है वो क्या है? तो साम्यवाद है। क्या है? साम्यवाद है। देखिए, प्रगतिवाद का जो दार्शनिक आधार है वो क्या है? साम्यवाद, जो मार्क्सवाद का देन है। इस संबंध में कहा गया कि राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है।
निम्नलिखित में से किस कवि को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है? किस कवि को माना जाता है? तो केदारनाथ अग्रवाल जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? केदारनाथ अग्रवाल जी को। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 है, आगे 1911 है, हरिवंश राय बच्चन 1907 है और केदारनाथ अग्रवाल 1911 है। किसको माना जाता है? केदारनाथ अग्रवाल जी को माना जाता है। केदारनाथ सिंह को माना जाता है और केदारनाथ सिंह का जन्म 1934 है। याद रखेंगे केदारनाथ अग्रवाल का 1911 है, लेकिन केदारनाथ सिंह का जन्म 1934 है। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल से और केदारनाथ सिंह और केदारनाथ मिश्र प्रभात, इनसे 3 कवि हैं हिंदी में। कौन कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह और केदारनाथ मिश्र प्रभात। ठीक है, केदारनाथ सिंह मार्क्सवादी चेतना का कवि कहा जाता है। इन्हें 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। 19 मार्च 2018 को इनका निधन भी हो चुका है। जबकि धर्मवीर भारती प्रयोगवाद के कवि हैं। अज्ञे को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? पूछा है। किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? तो रामदरस मिश्र का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है। ठीक है, किसका संबंध नहीं है? रामदरस मिश्र का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है। किससे है? साठोत्तरी कविता से है। देखिए, रामदरस मिश्र का जन्म कब आएगा? 1924 आएगा। मुक्तिबोध 1917, त्रिलोचन 1917 और नागार्जुन 1911। रामदरस मिश्र का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है, जबकि मुक्तिबोध, त्रिलोचन और नागार्जुन प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। मुक्तिबोध को प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का सेतु मानते हैं। देखिए, मुक्तिबोध को क्या माना जाता है? प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का सेतु माना जाता है। रामदरस मिश्र का संबंध साठोत्तरी कविता से है। युग की गंगा किसकी रचना है? युग की गंगा किसकी रचना है? तो आप पढ़ चुके हैं, युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। ठीक है, केदारनाथ सिंह 1934 जन्म है। रामेश्वर शुक्ल अंचल 1915 जन्म है। देखिए, युग की गंगा रचना के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये 1965 की रचना है। आग का आईना 1970 है। गुल मेहंदी 1978 है। नींद के बादल 1947 है। आदि रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की हैं। देखिए, आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा के कवि नहीं है? कौन नहीं है? तो नागार्जुन साहब नहीं है। सोहनलाल द्विवेदी 1906, माखनलाल चतुर्वेदी 1889, दिनकर 1908, नागार्जुन 1911। नागार्जुन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा के कवि नहीं है, बल्कि प्रगतिवाद मार्क्सवादी विचारधारा के साथ साथ राजनीतिक कवि के भी माने जाते हैं। जबकि सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी और दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के कवि हैं। इसी के साथ हमारा प्रगतिवाद समाप्त हो गया है। 4 वीडियो बने हैं इसके, मैं इनकी अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगी। ठीक है, क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।